हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कुछ करंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि रिसेंटली न्यूज़ में थे। फर्स्ट लेट्स सी अबाउट ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स क्या होता है? अभी रिसेंट एक एरोप्लेन क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, तो वहाँ पे ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जा रहा है। तो आखिर ब्लैक बॉक्स बचा कैसे इतने क्रैश में भी, और इसमें होता क्या है? इसमें टेक्निकल इन्फॉर्मेशन सेव होती है और पायलट्स के कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड होते हैं। इसका कलर होता है ऑरेंज। अनलाइक द नेम, इट्स कलर इज़ ऑरेंज। ओके, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसमें कि फ़्लाइट के बारे में स्पीड, हाइट, डायरेक्शन, इंजन, ये सब के बारे में रिकॉर्ड होता है। दूसरा पार्ट होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, मतलब जो कॉकपिट में जो भी वॉइसेस हैं वो सब रिकॉर्ड हो जाएंगी। वहाँ पे ही पायलट बैठ के प्लेन चलाता है ना, तो वो सब उनके डायलॉग्स वो सब रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये दो पार्ट होते हैं ब्लैक बॉक्स के। अभी ये ब्लैक बॉक्स इतने बड़े एक्सीडेंट के पास बाद भी कैसे बच जाता है? क्योंकि ये बना होता है टाइटेनियम का। और टाइटेनियम मेटल ऐसा मेटल है जो हाई टेम्परेचर को एंड्योर कर सकता है। कितना भी हाई टेम्परेचर है वो मतलब जल्दी मेल्ट नहीं होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रेशर सहन कर लेता है। फिर शॉक्स भी होंगे, अगर उसको लगेंगे तो भी वो विथस्टैंड कर जाता है, ठीक है। इसलिए वो जैसे का तैसा रहता है ब्लैक बॉक्स, उसका डेटा ख़राब नहीं होता, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है? एरोप्लेन के रियर साइड मतलब पीछे वाली साइड पे। क्योंकि ना मोस्ट एक्सीडेंट्स में ये ऑब्जर्व किया गया है कि एरोप्लेन जो होता है ना, उसका जो सामने वाला पार्ट होता है ये डैमेज हो जाता है मोस्टली, और मिडल वाला भी। जो थोड़ा बहुत सेफ रहता है ना, वो पीछे वाला पार्ट ही रहता है, ठीक है। इसलिए ना ब्लैक बॉक्स पीछे वाले पार्ट में होता है। ओके, देन कंटिन्यूस डेटा रिकॉर्ड होते रहता है इसमें। तो कंटिन्यूस डेटा रिकॉर्ड होता है मतलब कि इनफाइनाइट मेमोरी है क्या इसकी? नहीं, ऐसा नहीं होता। ओल्ड डेटा जो भी होगा उसको ओवरराइट किया जाता है बाय न्यू डेटा। ओवरराइटिंग मतलब ओल्ड डेटा चला जाता है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद। क्या होता है, पुराना डेटा अपने आप थोड़ा थोड़ा गायब हो जाता है और नया डेटा उसमें ऐड होते जाता है, उसको ओवरराइटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, इसलिए बहुत दिनों का रिकॉर्ड आसानी से अवेलेबल रहता है उसमें, ठीक है। फिर क्या, कौन यूज़ करता है, कौन ब्लैक बॉक्स को ढूंढता कौन है एक्सीडेंट होने के बाद इंडिया में? तो दो मेन बॉडीज़ हैं। एक है DGCA, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ये दोनों बॉडीज़ ब्लैक बॉक्स ढूंढने का काम करती है, और उसके मिलने के बाद सारा टेक्निकल इन्फो और सब सुन के एक्सीडेंट का रियल रीज़न फाइंड करने का काम करती है। देन और एक स्पेशल स्पेशल एक स्क्वाड भेजा जाता है ताकि ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जा सके, ठीक है। मतलब ये ब्लैक बॉक्स देखो कितना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एक स्पेशल स्क्वाड भेजा जा रहा है, क्योंकि इसके मिलते ही सब क्लियर हो जाता है फिर कि एक्सीडेंट हुआ कैसे, क्रैश कैसे हुआ, एक्सेट्रा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी न्यूज़ में RBI के बारे में। RBI जो है वो नेशनलाइज कब हुआ था पता है? 1 जनवरी 1949 में। तो 1949 को RBI हो गया नेशनलाइज होना मतलब क्या? RBI की सारे जो शेयर्स थे वो किसको चले गए? अब इसके कैपिटल के सारे शेयर्स चले गए गवर्नमेंट को। तो ट्रांसफ़र टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट, RBI का एक्ट है 1948 का। इस एक्ट के तहत RBI ने खुद के शेयर्स किसको दे दिए? गवर्नमेंट को दे दिए। तो कैसे होता है कि ऑल शेयर्स इन कैपिटल ऑफ बैंक आर डीम्ड ट्रांसफर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन पेमेंट ऑफ सुटेबल कंपनसेशन। नेशनलाइज कर दिया मतलब फ्री में ले रहे हैं क्या? नहीं, सुटेबल कंपनसेशन दिया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर RBI हो गई नेशनलाइज हो गई 1949 में, ठीक है। बाकी सारी बैंक्स कब नेशनलाइज हुई थी? इन द ईयर 1969, इन 20 साल बाद बाकी 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था, रिमेंबर। लेकिन RBI बहुत पहले नेशनलाइज हो चुकी थी 1949 में, इसलिए ये हमारी सेंट्रल बैंक है इंडिया की, ठीक है। अभी एक स्कीम थी न्यूज़ में जिसने अभी 6 साल कंप्लीट कर लिए हैं। 6 साल कंप्लीट किए मतलब कब लॉन्च हुई होगी? 2019 में। तो ये है PM श्रम योगी मानधन योजना। तो ये इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। PM श्रम योगी मानधन योजना है सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब सारा का सारा पैसा सेंटर दे रहा है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती है ना, उसमें कुछ पैसा सेंटर देता है, कुछ पैसे स्टेट देती है, मतलब ज़्यादा पोर्शन सेंटर का होता है मोस्टली, ठीक है। तो सेंट्रल सेक्टर्स की स्कीम है, मतलब सारे पैसे कौन देगा? ये स्कीम को चलाने के लिए सेंटर देगा। ये लॉन्च कब हुई थी? 2019, इसलिए 6 साल पूरे हो गए 2025 में। ओके, कौन से डिपार्टमेंट की होगी? देखो, श्रम योगी मानधन योजना है, ये
लेबर, रोज़गार वाले लोगों के लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च की थी ये स्कीम। ठीक है, तो अभी होता क्या है इसमें, मानधन योजना है। ठीक है, होता क्या है, वॉलेंटरी और कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, इंश्योरिंग मिनिमम मंथली पेंशन ऑफ ₹3,000 आफ्टर एज 60। मतलब 60 साल के बाद 3,000 रुपये का मिनिमम मंथली पेंशन मिलेगा इसके जो स्कीम में एनरोल कर रहे हैं उन लोगों को। और होता क्या है, अभी इसमें लिखा है वॉलेंटरी भी है और कॉन्ट्रीब्यूटरी भी है, मतलब खुद जो स्कीम ले रहे हैं उनको भी कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो मतलब क्या, देखो इसमें ना मंथली कंट्रीब्यूशन होता है 55 रुपये से 200 रुपये तक, मतलब बेस्ड ऑन एज ऑफ ज्वाइन, जितनी उम्र में आप ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब अगर मैंने जल्दी ज्वाइन किया, मैं सपोज एलिजिबिलिटी क्या है 18 से 40 साल, हाँ, तो 18 से 40 साल की उम्र है, अगर मैंने 18 साल में ज्वाइन कर लिया तो मैं कम पैसे दूंगी, मैं 55 रुपये दूंगी ऐसा। लेकिन अभी मैं 40 के नज़दीक हूँ, 35 ईयर्स की हूँ, तो फिर मुझे ज़्यादा पैसे वाली लेना पड़ेगा, मतलब मैं 100-200 150-200 रुपये देने पड़ेंगे, ताकि फिर मुझे 3,000 रुपये बाद में मिल सके 60 साल के बाद। ठीक है, तो ऐसा होता है। और जितने पैसे मैं दूंगी ना उतना गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है ये स्कीम में। बोला ना कॉन्ट्रीब्यूटरी है, वॉलेंटरी और कॉन्ट्रीब्यूटरी है, मतलब मैं 100 रुपये दूंगी, गवर्नमेंट भी 100 रुपये देगी, मैं 200 दूंगी तो गवर्नमेंट भी 200 रुपये देगी, और वो अपने खाते में जमा होगा तो अपने को मिलेगा बाद में। तो 3,000 मिनिमम मिलता है, तो उससे ज़्यादा मिल जाएगा अगर हमारे ज़्यादा पैसे हैं तो। कब मिलेगा, लेकिन 60 साल के बाद। लेकिन एलिजिबिलिटी कितनी है, 18 से 40 साल। ओके, और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हर किसी को मिल सकता है क्या ये, नहीं। जिनकी मंथली इनकम मतलब महीने का 15,000 या उससे कम पैसे में जी रहे हैं वो लोग, तो मंथली इनकम 15,000 या उससे लेस होगा। तो ऐसे लोग होते कौन है, कौन सी कैटेगरी में आते हैं, देखो गवर्नमेंट सर्वेंट्स इसमें तो नहीं आएंगे, तो फिर कौन आता है, स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है, रैक पिकर्स जो कचरा वगैरह उठाते हैं, रिक्शा पुलर्स, फिर कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स जो रोज़गार करते हैं, कामगार लोग होते हैं, फिर डेली लेबरर्स मजदूर, फिर एग्री वर्कर्स जो खेतों में देखो काम करते हैं दिन के हिसाब से दिहाड़ी पे, कि आज अगर कटाई होगी छपाई होगी तो उनको बुलाते हैं वगैरह, तो वैसा सब के लिए जो बुलाते हैं रोज़ंदारी पे वैसे लोग, फिर बीडी वर्कर्स, फिर डोमेस्टिक वर्कर्स जो डोमेस्टिक हेल्प होती है, फिर आर्टिशंस, इन लोग को भी इन्वॉल्व किया गया है। ये सब लोग मतलब इस स्कीम के लिए एलिजिबल होते हैं। फिर क्या, इसमें कौन नहीं आता है, जो लोग कवर्ड है एनपीएस के अंदर वो लोग नहीं आएंगे। मतलब कौन एलिजिबल है, नॉट कवर्ड अंडर ईपीएफ, ईएसआईसी, एनपीएस, ये नेशनल पेंशन स्कीम होता है। तो ये सब ना पेंशन वाली चीज़ें हैं, और ये इधर भी तो पेंशन ही मिल रहा है ना पीएम श्रम योगी मानधन योजना में, तो इसलिए अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम्स में इन्वॉल्व है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो इसलिए आप इसमें नॉट कवर्ड होने चाहिए, इसमें आप नहीं आने चाहिए। ठीक है, फिर नॉट एन इनकम टैक्स पेयर, अगर इनकम टैक्स भरने वाले हो तो भी आप नहीं आ सकते, इसमें इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। फिर नो अदर पेंशन बेनिफिट्स, मतलब कोई भी दूसरे टाइप का पेंशन बेनिफिट्स आपने नहीं लिया होना चाहिए, तब जाके आप ये स्कीम के लिए एलिजिबल होते हो। ठीक है, और थोड़ी चीज़ें देखते हैं, ये पेंशन का फंड मैनेज कौन करता है, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर एनरोलमेंट कहाँ पे कर सकते हैं, एट कॉमन सर्विस सेंटर जो होते हैं वहाँ पे, या फिर एक मानधन पोर्टल है, मानधन, ये पोर्टल का नाम याद रखना, मानधन पोर्टल। ठीक है, देखो पीएम श्रम योगी मानधन योजना है इसलिए मानधन पोर्टल ईजी है, बराबर। देखते हैं अभी, ऑटो डेबिट हो जाता है पैसे जनधन अकाउंट में से या तो सेविंग अकाउंट, जनधन स्कीम थी ना तो उससे अकाउंट से ऑटोमेटिक निकल जाते हैं पैसे। ठीक है, फिर वो डिसाइड कर देते हैं पहले से कि इतने कटेंगे तो उतना कट जाते हैं, फिर अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हो तो। अगर जो स्कीम लिया है वो बंदा मर जाए, मतलब इन केस 18 से 40 साल तक आप एलिजिबल हो तो आप 40 साल तक भरोगे, फिर 60 के बाद आपको पेंशन मिलेगी, लेकिन 60 साल तक जिए ही नहीं, उसके पहले ही मर गए तो क्या हो जाएगा। और देखो अगर उसके पहले मर गए ना बिफोर 60 तो क्या हो जाएगा, अगर उनके स्पाउस यानी उनके जो अगर हस्बैंड है तो उनकी वाइफ या तो वाइफ के हस्बैंड या तो वाइफ क्या कर सकते हैं, वो कंटिन्यू कर सकते हैं स्कीम, मतलब पैसे भरना चालू रख सकते हैं या तो एग्जिट कर सकते हैं, या बोल सकते कि नहीं हमें नहीं चाहिए। लेकिन अभी पैसे मिल रहे हैं, मैं 60 की हो गई, 60 के बाद 61-62 टाइप्स, तो 62 की एज में अगर डेथ हो गई तो क्या, तो हस्बैंड या वाइफ को 50% पेंशन मिलेगी। मुझे पेंशन मिल रही थी और तब डेथ हो गई तो क्या हो जाएगा, हस्बैंड या वाइफ को 50% पेंशन मिल जाएगी। देन डोनेट अ पेंशन मॉड्यूल, ये क्या होता है, ये भी एक चीज़ है इसके लिए कि ना ये
इसमें यूज़ क्या होता है ये पता है? अभी देखो ये सब ना कम इनकम वाले लोग हैं ना, तो इनके जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, मतलब जो इनको काम देते हैं, ऐसे लोग भी इनका प्रीमियम भर सकते हैं। हाँ, तो ऐसे लोगों को ये इनकरेज करने के लिए ये स्कीम है, डोनेट अ पेंशन मॉड्यूल। तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयर को बोला जाता है कि इनकरेज किया जाता है कि आप अपने स्टाफ के लिए ये भर दो स्टार्टिंग के कुछ इंस्टॉलमेंट, ताकि एनरोलमेंट बढ़ सके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। एट प्रेजेंट 36 स्टेट्स और यूटीज़ अब तक ये स्कीम लागू कर चुके हैं। और टॉप 3 स्टेट्स कौन से हैं? हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र। हम हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, ठीक है। और एज ऑफ मार्च 2025 46,12,330 people have taken advantage of the scheme. They are enrolled in this. So that's it for the day. Thank you so much.